गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। उस नया चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का शुरुआत हमने 9th क्लास के केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो 9th क्लास का जो केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है एटम मॉलिक्यूल्स। बेटा, ये जो चैप्टर का नाम एटम एंड मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है। ये एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, तो ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ये दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन होता है। ये जो एटम एंड मॉलिक्यूल, कैसे मैंने कंटेंट इसके अंदर में लिख रखा हूँ। तो कंटेंट पहले लिखोगे, आपके कॉपी निकालोगे, कॉपी के फ्रंट पेज में स्केच पेन में कंटेंट लिखोगे। एंड ये कंटेंट लिखने के बाद हमने पढ़ाई शुरू करेंगे। तो तुमने कंटेंट तो लिख लोगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखोगे। इंट्रोडक्शन के अंदर में हमने रखा कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंड थोड़ा मैंने रखा कि मैटर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने मेंशन करा। जो मैटर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में मेंशन करा, तो ये मैटर क्लासिफिकेशन उसको भी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने एटम मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो भी तुम्हारा चैप्टर का नाम 4 नंबर चैप्टर में होगा, दोनों को मिला के लिखा। क्यों लिखा ना, एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि एटम मॉलिक्यूल के अंदर में कंपाउंड सीखने के लिए बच्चों को दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वैलेंसी सीखने के लिए दिया गया है। तो इट इज नथिंग बट ए जोक। ठीक है, हम पहले वैलेंसी सीखते हैं, उसके बाद कंपाउंड फॉर्मेशन करना सीखते हैं। तो ये एनसीईआरटी डिसऑर्डर तरीका से अरेंजमेंट करा है, तो दिक्कत तो होगा। तो इसलिए हमें दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे एंड बड़े अच्छे से और आराम से हो जाएगा। नोट अगर कर लोगे तो ये श्योर रहेगा कि तुम्हारे जो एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम पहले सीखेंगे वैलेंसी, बाद में सीखेंगे कंपाउंड। इसलिए हमने दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया, इसके अंदर में सब रहा हुआ है। तो हमें एक साथ तो सारे पढ़ नहीं पाएंगे, छोटे छोटे करके पढ़ेंगे। L1 का मतलब लेक्चर 1। अभी मेरा पहला वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ एटम, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। एंड इसी लेक्चर में पढ़ेंगे एटम क्या है, आयंस क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर में कंपोजिशन क्या है। ठीक है, बाकी चीजें जो होगा जब मैं लेक्चर 2 होगा उसके टाइम पे कहूँगा। चलो पढ़ते हैं बच्चे, हमें नेक्स्ट पेज को चलते हैं। हमें व्हाट इज केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा, तुम लोग नोट करोगे, फिर समझोगे मेरे से। अगर किसी को कोई कमी रहेगा तो YouTube में मुझे मैसेज कर दोगे, मैं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है बच्चे ना, केमिस्ट्री आपको पता है। सबसे पहले साइंस क्या है, साइंस का ग्रीक की मीनिंग होता है टू नो, कुछ जानकार लेना, कुछ अंडरस्टैंडिंग करना, प्रोसेस को साइंस कहते हैं। ये ग्रीक का भाषा का मतलब होता है। तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter and their conversion। मतलब matter can converted from one form to another form। During this conversation, atom never extincted and atom never destroyed। तो यही बात को जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे एंटोनी लावोइसियर, उन्होंने अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 लॉ देते हुए तो यही बात बोला था कि मैटर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, मैटर कभी क्रिएट नहीं होगा। यानी मैटर हमेशा केमिकल रिएक्शन में अपने एटम्स को एक्सटिंक्ट नहीं करेगा। क्या होता है कि एक रिएक्टेंट में जो एटम था वो दूसरे एटम से मिलके प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाता है, यानी प्रोडक्ट बन जाता है, तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता एटम। चलिए पेन पकड़ के लिखोगे जो मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, मैंने अगर हायर क्लासेस होता, मेडिकल या इंजीनियरिंग की क्लासेस होता, तो शायद पहले नोट्स लिख के मैं कुछ समझाता।
अब तुम मेरे साथ लिखोगे, छोटे बच्चे हो, तुम्हारा थोड़ा स्पीड पावर कम होगा तो लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर मैं जरूर लिखूंगा ब्रांच ऑफ, आप आराम से लिखो, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the branch of science which deals with the study of conversion of matter is called केमिस्ट्री। इसको हमें केमिस्ट्री बोलते हैं। बच्चा जो मैं लिखूंगा वो तो तुमने लिखोगे, अभी बीच बीच में मैंने कुछ अगर बोलूंगा लिख नहीं पाऊंगा तो उसको भी तुमने पॉज करके लिख लोगे। अगर हिंदी में बोलूंगा तो ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश में कहूंगा तो लिख लेना जरूर। तो ये जो साइंस या केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन दिया इतना ही नहीं है, तो केमिस्ट्री का ये भी मतलब होता है, केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विथ द सम केमिकल्स, डिफरेंट पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन लावोसियर का जो डेफिनेशन था ये था कि मैटर एंड देयर कन्वर्जन के टाइम पे मैटर कभी लॉस नहीं होता, एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये बात बाद में कहेंगे। तो अभी जब हमें यही बोला था तो नाम लिखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री वाज एंटोनी लावोसियर, ये एल लावोसियर उनका नाम है, लावोसियर SIER। तो जनरली बच्चे लावोसियर के नाम पे एंटोनी को जानते हैं। ओके, इसको बोलते हैं इनके फादर, यही है फादर। इन्होंने ही शुरुआत करा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। जब तुमने पढ़ोगे इसको क्या करोगे, ये था इंट्रोडक्शन, मैंने पढ़ा रहा हूँ व्हाट इज केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब हमें थोड़ा बहुत तो मैटर के बारे में समझेंगे, उसके बाद जाके हमने टॉपिक के अंदर में एंट्री मारेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैटर के बारे में जब समझेंगे तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो आपने लिख लिया होगा। तो मैटर के बारे में जब लिखेंगे, क्या है मैटर, हमें यहाँ डिस्कस करते हैं। बेटा मैटर क्या होता है, कैन से व्हाट इज मैटर, पहले पढ़ लिया होगा ना। मैटर इज any substances which has some mass and it occupies space। मैं लिख देता हूं, बाद में समझाऊंगा। anything which has some mass and it occupies space। It occupies space। Anything which has some mass and it occupies space is called matter। is called, अब लिखो, is called matter। इसको ही मैटर बोलते हैं। जैसे कि हमें तुमने पिछला 2 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मैटर क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो अगर हमने यही मैटर को देखेंगे, स्पेस इज कॉल्ड मैटर, तो एग्जाम्पल में हमें ये जरूर देंगे, पहले देंगे सॉलिड, फिर देंगे लिक्विड देंगे एंड दोबारा गैस भी देंगे। तो ये 3 प्रकार का मैटर जनरली होता है। तो ये जो बोलते होंगे कि ये फोर्थ स्टेट इज द प्लाज्मा स्टेट, जो फायर को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, ये सब हमारे सिलेबस की नहीं है। आप 3 स्टेट पढ़ोगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है, वो बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन कंपाउंड को ही बोलते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ने की सिस्टम में अभी आया नहीं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो 3 चीज़ें हैं,
यही होता है मैटर। सॉलिड के अंदर में आपके घर के अंदर में मोबाइल है, बुक्स है, चेयर है, टीवी है, आपका लैपटॉप है, तो एवरीथिंग्स आर द सॉलिड सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स वगैरह है, फैन है, तो ये सारे चीज़ जो होता है, पेन है, सॉलिड है, सबको पता है। लिक्विड पानी है, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल सब है, अल्कोहल भी है, गैसेस तो एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये सब होता है मैटर। ये कहीं ना कहीं जब रहता है वो अपने स्पेस एक्वायर करता जरूर है। अब सवाल है कि तुम्हें क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसे बात, तो पुराना चैप्टर था ये, तो अब ये मैटर को हमें क्लासिफाई करेंगे बच्चा, जरूरी है, तुमने सुनोगे। मैटर को हमें क्लासिफाई जब करेंगे तो ये जो मैटर होगा, मैटर को बच्चा हमें क्लासिफाई करेंगे दो प्रकार के अंदर। मैटर को दो प्रकार में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा होता है मिक्सचर, दूसरा होता है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब हमें ये समझाएंगे बच्चे प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है ना। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है, समझ लो तुम्हारे बुक में है, ऐसे लिखा नहीं होगा। प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस, द मैटर which consisting of one kind of substances, the matter which consisting of one kind of substances, one kind of substances मतलब क्या होता है, मतलब प्योर का मतलब होता है सब्सटेंसेस से प्योर होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे इसके अंदर में वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, मान लीजिए मैंने एक उठाऊंगा, दिस इज ए वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल है, तो ये होगा प्योर सब्सटेंसेस। क्यों होगा ना, इसके अंदर में एक वाटर, दो वाटर, मान लीजिए इधर देखो, ये एक वाटर बॉटल है, इसको मिटा दूंगा बाद में। मान लीजिए वाटर के अंदर में, देखो बेटा, वाटर के अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कभी बाद में पढ़ोगे तुम लोग, जब थोड़ा थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे पक्का, या आगे पढ़ोगे पता नहीं, 10th में पढ़ोगे, तो ये ओ, ये दो एच, इसको वाटर बोलते हैं। इसका एक्चुअली शेप है, 10th में पढ़ोगे ऐसे, 10th में पढ़ोगे ऐसे, तो ये एक्चुअली शेप नहीं है, जो मैं बनाऊंगा शेप है वो रियल शेप होता है, क्योंकि 10th वाला भी इतना हाईली डेवलप नहीं है। तो मैं अभी ये बताता हूँ, ये है वाटर का शेप, ठीक है। उसका बॉन्ड एंगल होता है वाटर के अंदर में 104.5 डिग्री, इसीलिए मैं इस तरीका से बनाया ये बॉन्ड डिग्री। तो लो, ये लोन पेयर, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो वाटर के अंदर में, वाटर जो होता है प्योर क्यों है ना, 1 लीटर वाटर में 1000 मिलियन लाखों, मतलब बिलियन, ट्रिलियन एंड मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके एक बॉन्ड उसके बीच में है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो पूरे बॉटल ऑफ पानी के अंदर में, इस पानी के अंदर में H2O के अलावा बाकी कोई दूसरा चीज नहीं है। आप ये भूल जाओ मिनरल ऐड हुआ है, वो नहीं है। हमें डिस्टिल वाटर की बात करते हैं। डिस्टिल वाटर के अंदर में जो वाटर होता है सिर्फ H2O, फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O, यानी खाली H2O ही है। एंड वही H2O बिलियन, ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिलियन से भी 1000 ट्रिलियंस भी है, कितने भी हो। यानी मान लीजिए पूरे स्ट्रक्चर को मैंने एक बिंदी जैसा करा दूंगा, तो इसके अंदर में कई बिंदी है ऐसे ऐसे, यानी ये सारे वाटर ही है, इसीलिए बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मैंने प्योर का मतलब समझा रहा हूं। तो प्योर का मतलब है कि उसके अंदर में सिर्फ ही एक वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल या वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होंगे। ये बात मैं लिख देता हूं, फिर तुमको मिलेगा नहीं, आएगा नहीं कहीं। तो प्योर सब्सटेंसेस से क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस से, प्योर सब्सटेंसेस को हमें समझेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है ना, द मैटर व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ, the matter which consisting of only one kind of substances,
वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, एक किस्म के सब्सटेंसेस होगा, आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस, इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चे, बहुत लोगों के पास है, तुम लोगों के पास है की गाइड होगा, की गाइड का जो ऑथर होंगे वो हमसे बड़े नहीं है, आप इसको समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सही है, क्योंकि की गाइड जो तुम्हारे पास है, जो ऑथर है, उनका नॉलेज सिर्फ 9th क्लास तक है। अब मैं पढ़ाऊंगा आईआईटी को, जेई मेंस एंड एडवांस को, तो सो दैट मेरा सजेशन है कि जो मैं लिखूंगा वही तुम पढ़ो, वो सफिशिएंट होगा, हर क्वेश्चन कर पाओगे। आगे चलते हैं बेटे थोड़ा। Now the matter which consisting of only one kind of substances is called pure substances। अच्छा, ये जो प्योर सब्सटेंसेस है ना बेटा, प्योर सब्सटेंसेस है, ये प्योर सब्सटेंसेस दो प्रकार की है, ये प्योर सब्सटेंसेस दो प्रकार की है। कैसे कैसे प्रकार की होंगे प्योर सब्सटेंसेस है ना, ये जो दो प्रकार की होंगे प्योर सब्सटेंसेस है, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा, एक सेकंड बच्चा, कोई फोन आ गया। एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा प्योर सब्सटेंसेस में, एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कहाँ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। ये दोनों प्योर है, क्योंकि जो वाटर की बात मैंने करा वो कंपाउंड है, वाटर की बात जो मैंने करा वो कंपाउंड है। ये हो जाएगा एलिमेंट, ये हो जाएगा कंपाउंड। अब वो एलिमेंट जो होता है वो कैसे प्योर है, मान लीजिए तुमने अपने हाथ में एक आयरन के टुकड़ा कहीं से उठाओ, आयरन के पार्टिकल्स कहीं पर भी अगर मिला होगा, घर पे कैंची होगा वो भी देखो, मान लो आयरन पार्टिकल, ये क्या आयरन है, तो इसके अंदर में सिर्फ आयरन ही है। यानी तुम्हें पता होगा, आगे जाके पढ़ोगे कि सपोज मैंने लिख रहा हूं कि एक आयरन के बना हुआ कोई चीज बताओ, आप आयरन में बना हुआ कोई चीज बताओ ना, आयरन में बना हुआ, सपोज एक एग्जांपल हम देंगे, आपके घर में आयरन में कढ़ाई होगा, आयरन जिसमें खाना बनाते हो, मैं भी कोई भी एग्जांपल दे दो, या सपोज आयरन में एक तुम्हारे घर में छुरी है, नाइफ, वो आयरन में बना हुआ, क्या वो जो आयरन का दिख रहा है इतना बड़ा छुरी है, क्या उसके अंदर में सिर्फ एक ही पार्टिकल है, उसमें मिलियंस ऑफ आयरन पार्टिकल होते हैं। ये जो आयरन होता है, ये आयरन का सिंबल होता है Fe। आगे पढ़ोगे तो ये Fe, मान लीजिए ये एक आयरन पीस है, इसके अंदर में एक आयरन, 2 3 4 5 6 लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन, तो ये सब आयरन पार्टिकल है। मेरा कहने का मतलब, इस आयरन के अंदर में सिर्फ आयरन ही है, कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, इसलिए ये प्योर है। मैंने लिखा वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, राइट, इसलिए ये प्योर है, एलिमेंट है। इसके अंदर में मैं लिखूंगा आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन नहीं है, सॉरी, सारे मेटल की बात मैं कर रहा हूँ जनरली यहाँ पर एलिमेंट में। अगर मैं क्लोरीन कहूंगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्लोरीन मेटल नहीं है, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। तो फिर यही एलिमेंट को अगर मैं क्लासीफाई कर दूंगा तो तुम्हारा सेकेंड चैप्टर के जो क्लासिफिकेशन आ जाएगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में चला जाएगा। आप समझ रहे हो, यहीं से मैं चाहूंगा तो एलिमेंट को मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, क्लासिफाई कर सकता हूं। तो मैं सिर्फ इतना दिखाता हूं, बोलता हूं कि मेटल भी प्योर है, सब्सटेंसेस में आता है, एलिमेंट है। आपके नॉन मेटल भी एलिमेंट है, मेटलॉइड भी एलिमेंट है। मेटल तो तुमने पढ़ लिया होगा, बाद में अगर होगा तो मैं बताऊंगा। तो ये आयरन मेटल है, यानी एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंसेस है, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी पीरियड के टेबल में एलिमेंट है वो सब अपने अपने जगह पे प्योर है। यानी हमने आयरन लिखा, अगर थोड़ा सा मैं 2-3 लाइन और लिख दूंगा इसके अंदर में, अगर समझो मैंने लिखा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सारे पीरियडिक टेबल, देखो पूरे पीरियडिक टेबल तो मुझे पता है, तो इसमें से सब जरूरत नहीं है। नॉन मेटल में से क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, वो प्योर है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
एंड क्या बोलते हैं हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे एक एक एलिमेंट है। तो इतना तो याद रखने की बात जरूरत नहीं है, एक दो याद हो गया तो बहुत है एलिमेंट। दूसरा बात जब हम कहेंगे कंपाउंड, एंड ये जो कंपाउंड होता है यही है। दूसरा हम क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपाउंड ना। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस है, जो वाटर के बात में कर रहा था वो एक्चुअली कंपाउंड तो है। तो कंपाउंड का मतलब अगर एलिमेंट है, देखो इसको प्योर क्यों बोलते हैं ना, इसको प्योर इसलिए बोलते हैं कि एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड सारे सेम है, सेम सेम सब्सटेंसेस है। मान लो वाटर के कंपाउंड है तो दूसरा कंपाउंड भी वही वाटर है, तीसरा भी वही वाटर है, इसलिए कंपाउंड है, तो प्योर है सब्सटेंसेस। तो कंपाउंड का रियल मतलब क्या होता है ना, कंपाउंड मीन्स द एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज एग्जिस्ट इन ए फिक्स्ड रेशियो, डेफिनेट रेशियो में रहते हैं। कंपाउंड क्या होता है, द एलिमेंट which the element which present in compound the elements कर देता हूँ, कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी एक पर्टिकुलर रेशियो में ये एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल देंगे। कैसे एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगा, सपोज मैं कह देता हूँ वाटर, पहला वाटर लिया मैंने, लेता हूँ अमोनिया, कमा दिया इधर से अमोनिया, फिर लेता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, फिर मैं कुछ भी ले सकता हूँ H2SO4, फिर ले दूंगा HNO3। तो फिर इस तरीका से करोड़ों बिलियन ऑफ कंपाउंड्स होंगे। तो अगर कंपाउंड लिखेंगे वो भी तो खत्म नहीं होगा। तो वाटर लिया, अमोनिया लिया, कैसे भी कंपाउंड हम ले सकते हैं। एक छोटा छोटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, H2SO4 तो लिया, ETC लगा दिया मैंने, और भी बहुत सारे हैं। एक करके दिखाता हूँ वाटर के अंदर में कैसे क्या है ना। देखो बेटे, मैं सपोज मैंने इधर से लिया वाटर ना, वाटर के अंदर में दे आर एग्जिस्ट इन ए फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड रेशियो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में वो रहते हैं। शायद कम समझ में आएगा तुमको, यहाँ पर मैंने मास नंबर पढ़ाया नहीं। फिक्स्ड का रेशियो मतलब इधर हमेशा 2 हाइड्रोजन होगा एंड 1 ऑक्सीजन होगा। अगर मैं एक्चुअली फिक्स्ड मास के बारे में बोलूँ, वाटर के अंदर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा के लिए 1:8 के रेशियो में रहेंगे। कैसे रहेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 मास होगा, तो हमें कहेंगे 2:2। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, सिंप्लीफाई कर देने से 1:8 रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है, सब में होता है। कोई भी कंपाउंड बड़ा सा ले लो, H2SO4, देखो H2SO4 ले लो, H2SO4 में H2SO4 में H2SO4 के अंदर में क्या हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन 2, 1 सल्फर का मास 32 होता है, आगे सिखाऊंगा। ऑक्सीजन का मास 64 होता है, चारों को मिला के 1 का 16 होता है, 2 32 64, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1:16:32 ही हो जाएगा। तो ये 1:16:32 के रेशियो में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हमेशा रहेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड, क्योंकि ये फिक्स्ड कंपोजिशन में रहते हैं। समझ में आया होगा। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो हमें प्योर सब्सटेंसेस से भले ही ये रेशियो में फिक्स्ड रहे, लेकिन किसी मान लो 1 लीटर H2SO4 लाऊंगा तो उसमें खाली H2SO4 ही होंगे, इसलिए प्योर है। सही समझ में आ गया होगा। अब आता है मिक्सचर। देखो बेटा, मिक्सचर को हमें थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं। तो यही जो मिक्सचर होता है, मैंने यहाँ से ले लिया मिक्सचर को लिखने के लिए, यहाँ से ये मिक्सचर आ गया मेरा। तो अब जो मिक्सचर ये रखूंगा ना बेटे, अब ये मिक्सचर को सबसे पहले, मिक्सचर होता क्या है ना, मिक्सचर्स आर द मैटर व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। एक भी नहीं है। अब घर में नमकीन खाते हो, उसमें बहुत सारे चीज डाला हुआ होगा, उसको भी मिक्सचर कहते हैं, बहुत सारे चीज डाला हुआ है।
तो मिक्सचर मान लो पानी में आपने चीनी डाल दिया, नींबू डाल दिया और कुछ डाल दिया, तो वो एक मिक्सचर हो गया, वो फिक्स्ड रेशियो में रहा नहीं। तो मिक्सचर मीन्स द मैटर मिक्सचर मीन्स बेटा क्या है, द मैटर विच कंसिस्टिंग ऑफ different kinds of substances. Matter which consisting of different kind of substances is called mixture. इसको ही मिक्सचर कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा मिक्सचर में डिफरेंट काइंड कैसे डिफरेंट काइंड बचा ना। डिफरेंट काइंड मिक्सचर को जब हम पढ़ेंगे कि इसको हमें डिफरेंट काइंड ऑफ बोलते हैं, मतलब बहुत सारे सेम नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी मिक्सचर के अंदर में एक ही चीज रखा होगा, नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज रखा होगा। ओके, अभी ये मिक्सचर को जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस आपके पिछले चैप्टर का बुक में है होमोजीनियस मिक्सचर। मेरा कहना मानोगे तो ये सब चीज पढ़ के जब चैप्टर में एंट्री करो आपको सब क्लियर हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर दो प्रकार के हैं। तो मिक्सचर में तो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होंगे। तो होमोजीनियस का मतलब ना, ये होमोजीनियस का मतलब होता है अगर दो सब्सटेंसेस होंगे वो कंप्लीटली मिल जाएगा। हमें हमारा नेकेड आई में दोनों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे या सेपरेट भी करना आसान नहीं होगा सेपरेट आसान नहीं होगा। उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे? होमोजीनियस मिक्सचर को हमें एक तरीका का बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? एग्जाम्पल मैं दूंगा, मैं बोलता हूं, थोड़ा लिख लो कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना। द मिक्सचर व्हिच have a more than one kind of substances, but these substances are homogeneously mixed. Homogeneously मतलब intimately mixed. It means it mixed in such a manner that the each component cannot be visible in our naked eyes, and we cannot separate these two substances easily. ये जो बोला तुमने लिख लेना, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, ये सब इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे सॉल्यूशन, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सॉल्यूशन को, वीडियो को पॉज करके लिख लेना जो मैंने बोला। अब सॉल्यूशन का क्या नाम होता है बेटा? मान लीजिए पानी को मैंने वाटर लिखता हूँ, वाटर के साथ तुमने डाल दिया नमक। सपोज वाटर में तुमने नमक डाल दिया, अब फिर दूसरा एग्जाम्पल में वाटर के साथ तुमने शुगर डाल दिया। ये दोनों सॉल्युबल है पानी में। आगे जाके पढ़ोगे, 11th क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि नमक जो है, हमें जो नमक खाते हैं, नमक जो है पानी में सॉल्युबल इसलिए है कि नमक पानी के अंदर में आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ एंड Cl- में कन्वर्ट होता है, इसलिए पानी में सॉल्युबल होता है, उससे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। शुगर पानी में सॉल्युबल इसलिए है कि शुगर पानी में टूटता नहीं है, शुगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड को बना के पानी के अंदर में सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। आगे सीखोगे। अब सवाल है कि शुगर सॉल्यूशन, मान लीजिए इसमें चीनी डाल दिया, अब मैं कहूँगा चीनी कहाँ है, तो क्या मुझे चीनी दिख रहा है? नहीं, वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, होमोजीनियसली मिक्स हो गया। लेकिन है तो दो चीजें। सिमिलरली नमक डाल देंगे दिखेगा नहीं, एंड आसानी से सेपरेट होगा नहीं। मैंने बोला आसानी से, लेकिन गर्म कर देंगे पानी उड़ जाएगा, नमक पड़ा रहेगा। इसको एवापोरेशन कहते हैं, शायद पहला चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आसानी से दिखेगा नहीं, दोनों ऑब्जर्व नहीं होंगे, होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे एंड आसानी से सेपरेट नहीं होता है, दोनों कंपोनेंट नेकेड आई को दिखेगा नहीं। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख दोगे, पॉइंट बना के, अच्छा नोट बनेगा तुम्हारा। ये बन गया होमोजीनियस मिक्सचर।
अच्छा, ये जो होमोजेनस मिक्सचर को एक पॉइंट और बोलता हूँ, तुम्हारे बुक में शायद लिखा होगा, तो क्या होगा ना, ये जो होमोजेनस मिक्सचर को हमें हमें सेपरेट कर सकते हैं दो तरीका से, या तो केमिकल मेथड में या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। आपको ये चीजें समझ नहीं आएगा कि सेपरेट करते हैं कैसे। अगर हमें वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो चीजों से वाटर बना, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिला हुआ है, 1 2 3 4 हजार लाखों करोड़ बिलियन ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर को सेपरेट नहीं कर रहा हूं। वाटर को सेपरेट करने के लिए हमको सिंपल गर्म कर लेंगे, वेपर बनेगा, वेपर में वाटर गैस बन के चला जाएगा, वो नहीं है। वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आप सिंपल गर्म करोगे, वाटर वेपर बन जाएगा, तो H2O जो लिक्विड फॉर्म में था वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। ऐसा जो वाटर लिक्विड था वो वाटर चला जाएगा गैसियस फॉर्म में, पानी वेपर बन गया। ये वाला वाटर वेपर बन के जा रहा है, राइट। लेकिन अगर हमें, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक वर्ड रखा गया है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आप पढ़ोगे 12th में, 12वीं में अगर साइंस लोगे तो उसमें पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपके जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो 12वें चैप्टर के 3 नंबर चैप्टर था पहले, अब बुक चेंज हो गया, 2 नंबर चैप्टर में 18 नंबर क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन होता है, उसमें है। मुझे 11वीं 12वीं नीट जेई के सारे क्वेश्चन याद है। मुझे ये आपका आप कौन से क्लास में हो आप, क्या नाम उनका, 9th में हो, उनका क्वेश्चन से पता नहीं होगा, मैं बता दूंगा। अब सवाल मैं ये जो कर रहा हूं कि वाटर, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस में H2O में से H एंड O को हमें बड़े आसानी से अलग कर देंगे। कैसे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग कर देंगे, कैथोड एंड एनोड डालेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, वाटर ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोज होगा। आपके 10th में एक एक्टिविटी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन है, जिसमें वाटर को इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन करके तोड़ के अलग किया गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपाउंड वाला जो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, इसको हमें मतलब सिंपल वाटर को हमें सेपरेट कर सकते हैं। यानी वाटर क्या है कि कंपाउंड है, उसके एलिमेंट को हमें सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। ये होमोजेनियस मिक्सचर गया। अब आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बेटा हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिस हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हमने कभी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, बट उनको हमें क्या करेंगे ना, डिफरेंट काइंड यानी डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट हो जाएंगे, होमोजेनियस नहीं है। यानी हम कहेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ, यहीं पर लिखता हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस क्या करेगा? प्रेजेंट बट कैन बी, इसमें क्या था, बट कैन बी विजिबल एंड सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, ठीक है बेटा, फिजिकल मेथड में सेपरेट कर पाएंगे। मान लीजिए तुमने घर में नमकीन खाते हो, कुछ सेमिया होगा, कुछ चना होगा, कुछ पोहा का पार्टिकल्स होंगे, यानी डिफरेंट जो भी मटर दाना होगा, तो ये सारे चीजें एक नंबर ऑफ, ये होमोजीनियस में नहीं, ऐसे मिक्सिंग किया गया है कि जो फिजिकली दिख रहा है, एंड उसको हमें आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। अगर हमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैसा एग्जाम्पल करेंगे बेटा? कौन सा एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर में, मिक्सचर के अंदर में? मिक्सचर में हमने ऐसे करेंगे, सपोज मैंने कुछ सॉल्ट लिया, मैंने एक चैम्बर के अंदर में कुछ लिया सॉल्ट, कुछ लिया शुगर, फिर कुछ ले लूँगा मैं ले लूँगा सॉल्ट लिया, शुगर लिया, कुछ मान लीजिए मैंने उसमें से सूजी दाना डाल दिया, कुछ और डाल दिया, यानी ये सब हमको दिख रहा है, सबको इकट्ठा करके देखेंगे वो सब दिख रहा है, तो इनको हमें चाहें तो फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
समझ आ गया? तो ये समझ आ जाने के बाद हम थर्ड टॉपिक के पास जाएंगे। देखो बेटे, ये जो टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाया मैटर के बारे में, जो मैंने बताया मैटर के बारे में, तो ये मैटर जो है पिछले चैप्टर का था, उसको मैंने इंट्रोडक्शन में लाया। ठीक है, आप इसको लिख लो। अब हमें अगर पिछले टॉपिक को जाएंगे, हमारा देखेंगे मैटर है, मैटर का क्लासिफिकेशन बता दिया, और 2 नंबर आज के लेक्चर में खत्म होगा, एटम, आयन, मॉलिक्यूल एंड कंपोजिशन। इसको हमें जाएंगे पढ़ने के लिए, एटम, आयन, मॉलिक्यूल एंड देयर कंपोजिशन। सबसे पहले हमें नाम करेंगे एटम क्या होता है। बेटा इसको लिखो, काम आएगा आगे। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मैं लिखता हूं पहले, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ an एलिमेंट। देखो बेटा, तुम कभी कभी कंफ्यूज होते हो, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। मान लीजिए तुमने एक छुरी पकड़ा, उसमें जो आयरन है, उस छुरी के अंदर में जो आयरन का इतना बड़ा पीस देख रहे हो, उसके अंदर में सिर्फ एफ ही है, आयरन है। तो एफ ही हो गया एटम, एंड सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट हुआ। एंड हमें कभी कभी सिंपल एफ ही को भी एलिमेंट कह देते हैं, वो कह सकते हैं। तो वही बात है, एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच may or may not have a free or independent existence. Free or independent existence. What is this? Atom is the smallest particle of an element which may or may not have a free or independent existence. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है some atoms are exist in a free state. What is this? For example, some atoms are exist in a free state. फ्री स्टेट कौन कौन है ना? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। आगे जाके पढ़ोगे, जेनन कंपाउंड बनाता है, लेकिन अपना आप नहीं बनाता है, उसको बनाना पड़ता है। एन बार्टलेट के द्वारा बनाया गया था कंपाउंड, हायर क्लास में पढ़ोगे, तभी भी मैंने जेनन इधर लिख दिया। लेकिन हीलियम, ये सब को बोलते हैं नोबल गैस। क्यों बोलते हैं, कभी पूछोगे, बताऊंगा। इनको बोलते हैं रेयर गैस, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में कम मिलता है। ये नोबल गैस इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये कंपाउंड बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, इसलिए नोबल गैस बोलते हैं। इनको बोलते हैं इनर्ट गैस, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, अकेला रहते हैं, तो इसलिए ये होते हैं इनर्ट गैसेस, INERT, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, रेयर गैसेस बोलते हैं। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। रेडन रेडियो एक्टिव है, उस ग्रुप में रेडन नहीं है। तो सम एटम्स आर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट है, सम अदर एटम्स आर एग्जिस्ट, सम तो लिखना सही नहीं रह रहा है, मोस्ट एटम्स आर एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल सुनो, मान लीजिए तुमको केमिस्ट्री आता है, तो क्यों पढ़ोगे ट्यूशन? नहीं पढ़ना है तो फ्री में यूट्यूब देखोगे। तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर आपको आता है सब कुछ तो पैसा खर्चा नहीं करोगे, अकेले रहोगे। इनर्ट गैसेस, अगर नहीं आता है तो किसी ना किसी के साथ मिलकर रहोगे। सवाल ये है, जो एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अपने आप को अकेला रख नहीं पाएगा,
वो किसी ना किसी के साथ मिलकर रहेगा। मिलने का मतलब अपना वैलेंसी को 8 पूरा करने का काम करता है। कंडीशन यही है। तो मोस्ट एटम्स आर एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म। तो कौन है? तो सारे हैं। आपके मन में जो भी आएगा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल सुनाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बेटा हाइड्रोजन तो बहुत सारे में मिलेगा। H O के साथ मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलेगा। H कभी अकेला रहेगा नहीं। अगर कोई मिलता नहीं है तो खुद 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन के रह जाएगा, मॉलिक्यूल बन के रह जाएगा। यानी कभी सिर्फ यही रहते हैं अकेले, बाकी सब आप कहोगे सोडियम, सोडियम अकेला नहीं रहेगा। सोडियम किसके साथ रहेगा? सोडियम क्लोराइड के साथ रहेगा, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रहेगा, सोडियम आयोडाइड के साथ रहेगा। 1000 कंपाउंड है। एंड सोडियम ऑक्साइड के साथ रहेगा। आपको कंपाउंड बनाना मैं सिखा दूंगा। सवाल है, तुमने एटम का मतलब समझ में आया होगा कि ये एक छोटा एलिमेंट होता है एंड इसके ये फ्री रह सकता है या कंबाइंड फॉर्म में रह सकता है। ठीक है। अब जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि एटम जब रिएक्शन होता है अपना केमिकल नेचर को खोता नहीं है, केमिकल नेचर को डिस्ट्रॉय करने देता नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। चलो ये हो गया हमारा एटम। अब सवाल होता है, ये एटम जब हो गया तुम्हारे पास है, एटम के साथ है, अच्छा ठीक है। अब एटम जब हुआ तो हमें कहेंगे एटम को, सारे एटम होते हैं पीरियडिक टेबल में। पीरियडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 18 ग्रुप है, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक तो ग्रुप, लेफ्ट से राइट तक पीरियड। पीरियडिक टेबल में तुम्हारा कट गया है नहीं, साइंस लोगे 11th में पढ़ोगे। ऐसे ऐसे करके वर्टिकली कॉलम को ग्रुप कहते हैं, ऊपर से नीचे 18 ग्रुप है। पहला ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ऐसे होता है। बाकी थर्ड ग्रुप में, एंड थर्ड ग्रुप में एक्चुअली तो स्कैंडियम रहेगा। अगर मैं बोरोन की बात देखेंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से बहुत पूरा एलिमेंट है, आप पढ़ सकते हो। सारे एटम है सिंगल सिंगल फॉर्म में, वही एलिमेंट है, मतलब मिलकर एलिमेंट बनते हैं। अब हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल क्या होता है? फिर मैं आयन कहूंगा, फिर कंपोजिशन बताऊंगा एटम के अंदर में क्या है। मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल एंड इट बिकम्स ए स्टेबल। तो यानी हमें क्या कहेंगे? एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म molecule. Atoms are combined to form molecule. So molecule is stable. Molecule is stable and complete their ये बात समझ नहीं आएगा, बाद में समझ लेना। कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट को पूरा करके स्टेबल होता है मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें एग्जाम्पल कहेंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है एक्चुअली तो O है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है O2 में। O2 उसका मॉलिक्यूल है। फिर हम कहेंगे नाइट्रोजन, फिर हम कहेंगे नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन एक्चुअली क्या है? N है, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करता है? N2 में। फिर हम कहेंगे, मान लीजिए मैं चेंज करता हूँ सिस्टम को, मैं तो सारे नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, चलो फास्फोरस कहता हूँ, थोड़ा फास्फोरस कहता हूँ, फास्फोरस OUS, फास्फोरस। फास्फोरस को P तो बोलते हैं, लेकिन रहता है कैसे ना P4 में। अगर मैं कहता हूँ सल्फर, सल्फर एक्चुअली S होता है सिंबल, तो वो रहता है कहाँ पर मॉलिक्यूल में? S8। खाली ऐसे नहीं है, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट भी रहता है। सपोज मैं कहूँगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल दोनों है। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ये भी एक मॉलिक्यूल जैसा है, मॉलिक्यूल है। अमोनिया, अमोनिया में भी हमें ये देखेंगे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ये भी है।
वाटर भी है। तो इस तरीका से बहुत सारे चीजें होते हैं जो मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल होता है एंड इसके बारे में हमने और हायर क्लासेस में और डिटेल्स पढ़ोगे, इनके स्ट्रक्चर पढ़ोगे हायर क्लास में। एटम लिखा, मॉलिक्यूल लिखा। अच्छा बेटा, अब हम पढ़ेंगे आयन। तो कहानी यहीं पर आके रुकता है। आयन क्या होता है बेटा? देखो एटम जरा समझा करो, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। एटम के पास है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तुम कहोगे अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? अभी थोड़ी देर के बाद हमें कंपोजिशन पढ़ेंगे, पता चलेगा। तो ये जो एटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो ये बनता है कैटायन। क्या बनता है? कैटायन। कैटायन का चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि जब किसी से माइनस निकल जाएगा तो उसके पास से पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल से नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा। अभी सिखा दूंगा। जब इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, इसलिए ई के ऊपर माइनस लिखा। वो माइनस से जब ऐड होगा तो अल्टीमेटली ये न्यूट्रल कंपाउंड, ये न्यूट्रल है, ये इसका कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है बताऊंगा। तो फिर ये बन जाएगा आनायन। आनायन का चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर मैं कैटायन को, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे ये था सोडियम। अब सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा सोडियम का एक प्लस। तो हमेशा बच्चा याद रखना, ये जो कैटायन होता है वो अपनी एटम से छोटा होता है। क्यों होता है? रीजन थोड़ा समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो आयन्स बनेगा उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब ये न्यूक्लियर चार्ज तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो सिर्फ इतना मैं तुमको, अगर चलो मैं तुमको समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। मान लीजिए तुमने छोटे छोटे नर्सरी बच्चों को पकड़ोगे, कितना बच्चों को पकड़ पाओगे? सपोज तुम्हारा एज 13 ईयर्स या 14 ईयर्स है, तुमने 3 नर्सरी बच्चों को या 5 नर्सरी बच्चों को पकड़ के रखोगे, तो 5 को सही से पकड़ोगे या 3 को सही से पकड़ोगे? ऑफ कोर्स 3 को सही से पकड़ोगे। एग्जैक्टली। अब सोडियम के पास है 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था। अब जब एक निकल गया, अब बच गया 11 प्रोटॉन बट 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को और ढंग से पकड़ेगा। तो इसलिए ये जो सोडियम होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने, अगर बाद में सिखाऊंगा, अभी थोड़ा बताता हूँ। देखो 2 और 8 बन जाएगा, समझा करो, बाद में सीख जाओगे। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब मेरा कहानी था कि छोटा, जब सोडियम के पास से 3 ऑर्बिट था, मैं ऑर्बिट डायग्राम में दिखा दूंगा। 3 ऑर्बिट था, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया वो ऑर्बिट खत्म हो गया, अब 2 बचा। तो 2 बचा तो यानी एक सेल खत्म हो गया, तो साइज छोटा हो गया। इसलिए हमेशा कैटायन का साइज ही अपना न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, स्मॉल होता है। मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ, सोडियम इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। बट आनायन में ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। सपोज मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन भी है, 2 8 7 है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगा? माइनस हो जाएगा, ये आनायन बन जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8, एक बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद जो आनायन का साइज होगा वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो, और ये इसका जो 17 प्रोटॉन था वो ढंग से पकड़ नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? इनका साइज थोड़ा फैल जाएगा। मान लो 3 बच्चों के ऐसे पकड़ के रखा, 5 को पकड़ोगे तुम्हारा हाथ तो खुलेगा, तो साइज बढ़ेगा, साइज ही बढ़ेगा। तो किस में? आनायन का साइज ही अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, कैटायन का साइज ही छोटा होता है। इसको सही समझ में आएगा, जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो चार्ज होता है जिसका नाम प्रोटॉन है, यही कहानी है। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अभी जा रहा हूँ कहने के लिए। तो एटम लिखा, मॉलिक्यूल लिखा, मैंने आयन्स को 2 प्रकार बताया, एक कैटायन एक आनायन। एटम कैटायन कब बनता है ना? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है।
एंड साइज छोटा होता है। एटम्स आनायन कब बनता है ना, उसमें जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एटम का साइज ही, जब एटम आयन बनता है, आनायन बनता है, तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ट्रू है, इसका रीजन हायर क्लासेस में है, मैंने बता भी दिया, जितना समझ में आया होगा आया होगा। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया, हमने एटम पढ़ा, आयन पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा। अब हमें ये जरूरी है, ये एटम के अंदर में कंपोजिशन क्या है वो पढ़ना है। ये एटम के अंदर में कंपोजिशन क्या है वो पढ़ना है बेटा। कंपोजिशन, कंपोजिशन, इसको ध्यान से सुना करो ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। मैंने कोशिश करा टॉपिक को आगे पीछे करके समझाने की, तो सही सिस्टम है बेटा। एटम के अंदर में सबसे पहले ये एक एटम होगा, मान लीजिए सबसे पहले मैंने कंपोजिशन बताता हूँ। एक एटम है, एटम क्या होता है, एटम क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये बोला था मैंने। लेकिन एटम, अच्छी बात है, मैं एक बात बता दूं, तुम्हारे एनसीईआरटी में जब तुमने शुरू में रीडिंग करोगे, एक नाम लिखा गया है एटम का मतलब, एटम का मीनिंग लिखा गया है ग्रीक भाषा में। एटम का मतलब इंडिविजुअल, जो चीज टूटेगा नहीं। तो शुरू में जो डेफिनेशन वगैरह दिए होंगे, हम एक मैटर को तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, जिस टाइम पे वो टूटेगा नहीं, वो जो सिंपलेस्ट चीज होगा वो एटम है। इसलिए ग्रीक भाषा में द सब्सटेंसेस व्हिच इज नॉट डिविजिबल दैट इज कॉल्ड एटम। लिख देना, जो मैं बोलता हूँ थोड़ा लिख लेना, सारे लिखा नहीं जा सकता। तो फिर ये कंपोजिशन के अंदर में जो बनता है क्या होता है ना, एटम के अंदर में सेंटर में एक न्यूक्लियस है, एटम के अंदर में सेंटर में एक न्यूक्लियस है, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है, और भी एक चीज प्रेजेंट होता है। मैं डायग्राम को दोबारा मिटा के बड़ा करके लिखता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा बेटा। एटम के अंदर में क्या क्या होता है ना, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। किसके, न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, तो फिर अगर ये होता है एटम, थोड़ा गोल नहीं बना, मैं गोल बनाता हूँ। एटम के अंदर में क्या होता है, जैसे बना ये एटम है, तो एटम के अंदर में ये तो उसका ऑर्बिट हो गया, ये एटम के ऑर्बिट हो गया। अब ये हो जाता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में हमेशा P प्लस N, ठीक है बेटा, P प्लस N, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, लिख देना। अच्छा, तो फिर ये प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये ऑर्बिट होता है, यही पूरा एटम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे ना, इसी ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते में घूमता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते में नहीं घूमता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन उस रास्ते में नहीं घूमता है। अब तुम्हारे लिए यही सीखना है। जैसे मैं तुमको कहूँगा तुम्हारा कंट्री का नाम इंडिया, स्टेट का नाम कोई बोलेगा उड़ीसा, तो फिर बोलूँगा डिस्ट्रिक्ट का नाम, कोई अपना बोल देगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, सपोज हमें जगत सिंहपुर, कि इनका मतलब मैं मेरे बारे में बोलता हूँ। तो ये जो मैं कहता हूँ, इससे क्या होता है, मेरी लोकेशन पता चलता है। ठीक उसी तरीका से ऑर्बिट जस्ट लाइक इंडिया, यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो एक तरीके से गलत नहीं है। मैं कहूँगा मैं इंडिया में हूँ, लेकिन असल में मैं दिल्ली कैंट सदर बाजार में हूँ, तो ये बात जो है वो अलग चीज है। ऑर्बिट के अंदर में सबसेल है, सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल है। एक्चुअली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अभी इतना नहीं समझना, समझ लो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब हमें थोड़ा सा जो कंपोजिशन के बारे में, यही है पूरा एटम्स केन का मतलब, मैं थोड़ा क्लैरिटी करूंगा इसके अंदर में। एटम के अंदर में जो कंपोजिशन होता है, इस कंपोजिशन को अगर मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ, कंपोजिशन में जैसे ये होता है एटम, जो एटम होता है एटम, ये एटम के अंदर में फंडामेंटल पार्टिकल से क्या क्या होता है एटम के अंदर में, एटम के अंदर में फंडामेंटल पार्टिकल से क्या क्या होता है बेटे,
एटम के अंदर में तीन चीज होता है। क्या होता है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। मैं बच्चा जो बोलूंगा पॉज करके लिख लो। इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज एटम के अंदर में है, इसके बावजूद भी एटम डिविजिबल नहीं। एक मतलब हमारे पास हाथ है, पैर है, हेड है, क्या ये सब अलग हो जाता है? ऐसा नहीं है ना, तो एक यूनिट बन के रहते हैं, तो ये एटम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है फंडामेंटल, और भी छोटे छोटे चीजें हैं, वो तुम्हारा बस की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात जो है ना बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। कितना वैल्यू है नेगेटिव, कभी पढ़ लोगे, -1.602 इंटू 602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा चार्ज है। और प्रोटॉन में चार्ज पॉजिटिव होता है, उसका एग्जैक्टली उतना ही चार्ज है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इधर जो पावर में -19 है ना, तो ये जो पॉइंट से पीछे 19 जीरो आ जाएगा, 18 जीरो आ जाएगा, एक है, यानी वैल्यू तो पॉजिटिव में है लेकिन इसमें वैल्यू नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन का जितना नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का उतना ही पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बोलता हूं बेटा, एटम के अंदर में प्रेजेंट होता है तीनों कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको डिस्कवर किया गया था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से पहले। एंड साइंटिस्ट टोनी ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था। एंड ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, चार्ज तुमने 11th क्लासेस में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे फाइंड आउट हुआ था, चार्ज बाय मास कैसे फाइंड आउट हुआ था, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब प्रोटॉन का चार्ज जो पॉजिटिव होता है, इसको गोल्डस्टाइन करके एक साइंटिस्ट है, गोल्डस्टाइन, GOLDSTEIN, गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर करा था। किससे ना, एनोड रे एक्सपेरिमेंट के जरिए में। आगे पढ़ोगे तो ये प्रोटॉन है, अब इसका चार्ज इतना है, पॉजिटिव में है। न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर करा था, अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के अंदर में बम्बार्डेड करके। समझ नहीं आएगा, अगर मैं लिख दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, जैसे नहीं आएगा समझ में। तो अब मैं यही कर दूंगा कि मान लो किसको समझ में आ जाएगा तो समझ ले। जैसे बेरिलियम होता है 4 और 9, इसमें अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड कर देंगे तो 4 2 6, कार्बन 6, 9 4 13, ये 12 था, एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गया था। तो ये कहानी तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा। अब सिर्फ इतना मोटा मोटी समझो, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, प्रोटॉन का प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस। अच्छा, जो एटम के अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, कैसे ना, इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of electron equal to number of proton, so atom is electrically neutral, atom is electrically neutral। ये atom जितना प्लस उतना माइनस। प्लस कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियस के अंदर में खाली प्लस नहीं है, प्लस भी है, न्यूट्रल भी है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो कुल मिला के न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, कुल मिला के न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, कुल मिला के चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होने की वजह से ये न्यूक्लियस को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करके बताया था, आगे पढ़ेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसको घूम रहा है, इसीलिए क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को घूमेगा। लेकिन पूरे एटम का चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, एटम कोई चार्ज नहीं है। यही से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। मान लीजिए किसी एटम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन हमेशा होता है एटम में। एटम हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है।
लेकिन जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? मान लीजिए किसी एटम में 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था, सोडियम नाम इसका। इधर देखो, सपोज एक मैं कहूंगा सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था एंड 11 प्रोटॉन था, 11 प्रोटॉन था, P फॉर प्लस। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन की चला निकल जाएगा तो इसके पास से कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, यही बचेगा ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन तो कैंसिल कर देगा चार्ज को, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसमें, वही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? थोड़ा लिख लेना अपने तरीका से। तो मान लीजिए मैंने और एक एग्जांपल तुमको देना चाहता हूं, जैसे मैंने इधर देता हूं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास है एक्चुअली 12 इलेक्ट्रॉन है एंड 12 प्रोटॉन है, जरूर है। ये बाद में तुम सीख जाओगे कैसे मैं लिख रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो जब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 चला गया है ना बेटा, तो क्या बच गया मैग्नीशियम के पास है? मैग्नीशियम के पास बच गया 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं है, जितना प्रोटॉन एक्स्ट्रा है एलिमेंट के ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर मैग्नीशियम का साइज इससे छोटा हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से अगर हमें कोई दूसरा लेंगे, मान लीजिए हमने लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है एंड 17 प्रोटॉन है, लेकिन क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्लोराइड। तो इसका नाम 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड अगर मैंने एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, सल्फर। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के ऐड अप हो जाएगा तो सल्फर के पास 2 माइनस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मगर प्रोटॉन रहेगा 16। तो इसीलिए एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज भी 2 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे माइनस और आनायन। बेटा एटम का कंपोजिशन के अंदर में यही चीज है। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, अगर मैं इसको तुमको दिखाऊं, मैंने क्या बोला, इधर देखो, एटम के बारे में बोला, एटम के अंदर में कंपोजिशन बोला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव क्या होता है बोला। तो इस तरीका से हमने एटम को डिस्कस करा। बाकी पॉज करके तुमको जो लिखना है लिखोगे, जो मैं बोलता हूँ उसको जरूर लिख लेना। कभी कभी मैं चीज़ें लिख नहीं पाया तो आप लोग लिख लो। सवाल और क्या होता है, अगर मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा तुमको कंटेंट दिखाने के लिए, मेरा कंटेंट में क्या था बच्चा कि हमें एटम मॉलिक्यूल के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसमें पढ़ लेंगे। जस्ट शुरुआत में मैंने अभी यहाँ तक खत्म कर दिया, एटम, आयन, मॉलिक्यूल एंड कंपोजिशन। एटम के अंदर में कंपोजिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आयन्स में भी वही है। आयन्स में कैसे बनता है ना, आयन्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस नहीं है। कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है, आनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए आनायन नेगेटिव होता है। कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए कैटायन पॉजिटिव होता है। इस तरीका से हम लोगों ने इस कंटेंट का लेक्चर 1 पार्ट जो था हमने खत्म कर दिया। अब हमें लेक्चर 2 पार्ट में पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम एंड ऑर्बिट डायग्राम पढ़ेंगे। देखो बेटे, तुम्हारे बुक्स में जो अरेंजमेंट हुआ है टॉपिक की वो सही नहीं है। उसको मैं अरेंजमेंट करके जब पढ़ा दूंगा, यहाँ तक बोर मॉडल तक यहाँ पर आ गया, तो आपका दोनों चैप्टर बढ़िया से खत्म हो जाएगा। आपका स्कूल में मार्क पक्का ज़्यादा आएगा, और अगर जितना आता था उससे ज़्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, अब वीडियो रोकते हैं, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा पढ़ेंगे। क्या नाम उसका? लेक्चर नंबर 2। बाय।